दंगल 2017 में इस वक्त गुजरात में सियासी पारा अपने उफान पर है और जब आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब इस हद तक आ जाएं कि धर्म और मंदिरों पे किसका हक है इसकी बात होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि मुकाबला कांटे का है। बिल्कुल, आज गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के दो बड़े दिग्गज यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आमने सामने नजर आए। बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि मोदी से सीखकर राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने कई बड़े मंदिरों में दर्शन किए हैं। आज सोमनाथ में दर्शन के बाद हालांकि एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी की जो एंट्री थी नाम की वो सोमनाथ मंदिर में उस रजिस्टर में हो गई जहां गैर हिंदू लोगों की साइन कराए जाते हैं। वहाँ दो अलग अलग रजिस्टर हैं कि सोमनाथ मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग और गैर हिंदू समुदाय के लोग जो रजिस्टर करने आते हैं उस एंट्री में है। हालांकि कांग्रेस इसे फैब्रिकेटेड एक जानबूझ के अमली जामा पहनाया हुआ पूरा का पूरा विवाद बता रही है और उन्होंने इसके तर्ज में विजिटर बुक की एक तस्वीर पेश की है जिस पर राहुल ने बताया कि उन्हें कैसा लगा इस मंदिर में आकर। अपने हस्ताक्षर किए, उनकी हैंडराइटिंग भी अलग है और वो साइन किसी और के हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या गुजरात में धर्म से ही खुलेगा सियासी जीत का रास्ता? अब किसने मंदिर बनवाया था क्या उसके हिसाब से मंदिरों में लोग जाया करेंगे या फिर सिर्फ ये पुरानी बातों को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया गया राजनीतिक तंज है? राहुल गांधी की एंट्री गलती से आपके सामने दो रजिस्टर रखे हैं उसमें कहाँ हो गई या फिर जानबूझ के किया हुआ ये पूरा का पूरा विवाद है? कई सारी बातें हो रही हैं गुजरात की सियासत को साधने के लिए। लेकिन इस बीच सोमनाथ मंदिर के जनरल मैनेजर ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवाते हैं। सोमनाथ मंदिर में जैसे बिन हिंदू के लिए एक जो टेंपल की प्रथा है वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्पा अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहाँ से विदाई लिया है। तो राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने गए वो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार पलटवार किया उनकी इस यात्रा पर। आ सोमनाथ मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होत तो आ सोमनाथ नु भव्य मंदिर बन्यु होत। आ सोमनाथ नी कीर्ति पताका विश्वમાં ફહરાતી હોત અને આજે જે લોકોને સોમનાથ દાદા યાદ આવે છે એમને મારે જરા પૂછવું છે કે તમને ઇતિહાસ ખબર છે? તમારા પરનાના તમારા પિતાજીના નાના તમારા દાદીમાના પિતાજી જે આ દેશના પહેલા પ્રધાનમંત્રી હતા અને જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથનો પુનરુદ્ધાર કરતા હતા ત્યારે એમના નાકના ટેરવા ચડી ગયા હતા। चलिए, तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके जिस तरह के सवाल अब अग्रेसिव मोड में आ गए हैं, वहां पर जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, उसके साथ पाटीदारों का एक अलग गुट बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए उसको कांग्रेस का साथ मिल रहा है, तो उसके हिसाब से अब राहुल गांधी भी बहुत अग्रेसिव मोड में आ गए हैं और 22 साल का हिसाब मांग रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री से पहला सवाल ये कि 2012 में वादा किया था कि 50 लाख नए घर देंगे, लेकिन 5 साल में बने हैं 4.25 लाख घर। इस हिसाब से अभी लगभग 40 साल से ज्यादा लगेंगे इस वादे को पूरा करने के लिए, 45 साल लगेंगे। चलिए, तो तीखे सवालों के बाद जब बातचीत धर्म और मंदिरों में किसका हक और पुराने नाना परनाना दादी तक चली जाए तो समझ लीजिए कि मुकाबला जो है कांटे का हो रहा है गुजरात की सियासत में, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था। के शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उमलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन के शर्मा साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है। सीधे सवाल आपसे अगर विकास के मुद्दों पे पूछे जाते हैं, जॉब को लेकर पूछे जाते हैं, तो आपको परनाना दादी, किसने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ये सब क्यों याद आ रहा है? सीधे जवाब का सीधा जवाब नहीं है सीधे सवाल का आपके पास। ऐसा है, आप शायद खुद में शायद एक एनालिसिस नहीं आपने किया होगा।
अभी तक जो राहुल गांधी ने जितनी वहाँ पर बयानबाजी की है और जो आंकड़े गिनाए हैं वो आंकड़े पूरी तरह से गलत हैं। और मैं आपको बता देता हूँ और आपके सामने इन्होंने वहाँ कहा कि 13,000 स्कूलें बंद हो गई हैं। आपको वहाँ आंकड़े ये हैं कि सन 2000 में 41,318 स्कूलें थी जो बढ़कर 58,352 हुई हैं। 17,000 नए स्कूल बने हैं। अभी जो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वहाँ जो नर्मदा सरदार सरोवर बांध है उसकी सारी पानी जो है उन्होंने 4-5 उद्योगपतियों को दे दिया है। वहाँ पर नर्मदा जो सरदार सरोवर बांध है उसका 78% पानी वहाँ पर पीने के लिए, 20% हिस्सा पानी खेती के सिंचाई के लिए और 2% पानी जो है वो उद्योगपतियों को दिया जाए। तो राहुल गांधी दरअसल सवाल कुछ और भी पूछ रहे हैं। दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50 लाख रोजगार पहले सवाल पूछा है, आप पहले मेरा जवाब लीजिए। क्यों दिया जाता है? पहले जवाब लीजिए। जी जवाब दीजिए, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। मेरे ऊपर प्रश्न कीजिए। नहीं, आपसे अमेरिका की राजधानी पूछी जाए तो आप ब्रिटेन की मत बताइए ना। आपसे जो सवाल पूछा मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे बयान जवाब दीजिए। 50 लाख ये सारे मकानों का बयान सवाल है। किसके हैं? ये सारे बयान राहुल गांधी के नहीं है तो आप डिनाई कीजिए। 50 लाख रोजगार का वादा। 50 लाख घर पे बोलिए ना। आप अपने चैनल में डिनाई कीजिए कि राहुल गांधी ने बयान नहीं साहब किया। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए शर्मा साहब। आप डिनाई कीजिए अपने चैनल में। आज के ट्वीट पर आपसे सवाल पूछा है कि जो आज उन्होंने ट्वीट किया। सवाल तो मैं यही बता रहा हूं। उसके बाद आप सबका जिक्र कर रहे हैं जब राहुल गांधी हिमाचल और गुजरात की तुलना कर रहे थे, मॉडल लगाए थे। कांग्रेस वहाँ झूठ की। अच्छा, राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने आपसे पूछा है कि नौकरी का वादा किया था, उस हिसाब से नौकरी नहीं दे रहे हैं। विश्वविद्यालय नहीं खुला नया। अरे आप अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस ने सब कुछ बुरा किया, इसीलिए आपकी सरकार इतने सालों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शासन में है। राहुल गांधी के ट्वीट का कोई जवाब है आपके पास? ये राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर नहीं है। 50 लाख रोजगार का जवाब नहीं है। शर्मा साहब आपके पास लौटेंगे एक बार फिर, जवाब आप सोच कर रखिएगा। लेकिन उर्मिलेश जी आपसे समझने की कोशिश करें। रोजगार का इतिहास का जिक्र हो रहा है, क्या इतिहास? बताइए शर्मा। रोजगार में उन्होंने कहा कि 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, ये बात राहुल गांधी ने कही जी। 30 लाख लोग की आंकड़ा दिया है। वहां के रोजगार पंजीयन में केवल 5,75,000 लोगों का है। अगर पंजीकरण के हिसाब से लोग बागों की बेरोजगारी तय हो रही साहब, आप शायद राहुल गांधी के सवाल को समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2012 में आपने वादा क्या किया था और 2017 की हकीकत क्या है जो उस रजिस्टर में दर्ज है। संतर को समझिए, उसके बाद हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन उर्मिलेश सर, क्या इतिहास के सहारे गुजरात का भविष्य रचा जा रहा है? नहीं, हम ये बड़ा संदर्भ ही हम समझा रहे हैं। आप सुनिए। आते शर्मा जी आपके पास। उर्मिलेश जी, मैं देखिए गुजरात के चुनाव को जब देख रहा हूं मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, क्योंकि पहले भी हमने गुजरात के चुनाव को देखा, देश के चुनाव को भी देखा। 2014 का लोकसभा चुनाव जब लड़ा जा रहा था तो गुजरात मॉडल पर पूरे देश को जीता था बीजेपी ने। बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल एक ऐसा एजेंडा था जिस पर पूरे देश, सभी राज्यों में एक तरह से लोगों को मोबिलाइज कर लिया कि कुछ ऐसा बनाएंगे पूरे देश को जैसा गुजरात है। इस चुनाव में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गुजरात मॉडल की मौत हो गई है। ये जो गुजरात मॉडल है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुजरात में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि गुजरात मॉडल पर पूरा देश जीतने वाली पार्टी आखिर अपने गुजरात मॉडल को मर्डर उसका क्यों कर दिया, उसको बेमौत क्यों मारा गुजरात में? जिस ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में कर रहे हैं गुजरात के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में, इसमें भी दिक्कत क्या है? क्या इतिहास का जिक्र नहीं हो सकता चुनावी रैलियों में? नहीं, आप इतिहास का कीजिए, भूगोल का कीजिए, लेकिन इतिहास का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, लेकिन वो पटना की गांधी रैली में जाते हैं तो तक्षशिला को नालंदा के पास बता देते हैं, पाकिस्तान से सीधे भूगोल ला देते हैं बिहार में। आई मीन उसी तरह से जा सकते हैं गुजरात में वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी एक दिन में 12-12, 13-13 मंदिर जा सकते हैं, अपनी छवि बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, राहुल गांधी, तो फिर अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं कि किसने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो फिर नहीं दोनों एक जैसी ही राजनीति कर रहे हैं धर्म की। नहीं, मैं ही आ रहा। मैं राहुल गांधी के कैंपेन के इस पहलू की या किसी भी पहलू को
मैं उसका बचाव क्यों करने लगा? मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं और कांग्रेस पार्टी वो करे। मेरा बस ये कहना है कि इस देश में अगर गुजरात विकास का मेरा सबसे बड़ा पहलू यही है आज की बात का, सबसे बड़ा अगर विकास का मॉडल आपके है तो आपने उसको छोड़कर ये मंदिर मस्जिद पाकिस्तान आतंकवाद फिरोज गांधी ये क्या कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं? के शर्मा साहब आप हमारे पैनल का सम्मान रखें, एक निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार के साथ आप पूरी बात सुन लें। वो क्या थोड़ा सा भाई सूचना के स्तर पर कुछ ले लीजिए। देखिए मैं जो आंकड़े अभी पेश करने जा रहा हूं वो मेरे नहीं हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। गुजरात के बारे में पूरे देश को जिस तरह से भ्रम में डाला गया, देखिए गुजरात आज भी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देश के अनेक राज्यों से पीछे है, डिस्पाइट ऑफ ये कि भैया गुजरात में इतना निवेश आया, इतना ये हुआ। अभी भी 41.6% बच्चे वहां कुपोषित हैं जी, 41.6%। 94% आदिवासी बच्चे कुपोषित हैं, 94%। आदिवासी जो इलाके वहां के हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, हिम्मतनगर और डांग, ये जो इलाके हैं अभी भी बहुत पिछड़ापन है। इन मुद्दों को क्यों नहीं कोई हाईलाइट कर रहा है? मेरा ये कहना है हर कोई कर लेता है, अपने पक्ष में उनको बदल लेता है। केवल मैं अशोक जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अशोक जी, जिस तरह से पूरी चर्चा जाति और धर्म इन दो मुद्दों पर आ गई है, उस राज्य में जो राज्य विकास का मॉडल हुआ करता था, कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी का मंदिर जाना हो, या फिर मोदी जी का मंदिरों के बारे में किसने जीर्णोद्धार कराया इसका जिक्र करना हो, या फिर पाटीदारों को भुनाना हो। मैं अभी ये कुछ कहूंगा तो शर्मा जी बहुत उत्तेजित हो जाएंगे। जिस गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट किया गया था वही एक फ्लॉप मॉडल था, एक मार्केटिंग के तहत उसको प्रोजेक्ट किया। जो ह्यूमन इंडेक्स आज बताया गया है वो उस टाइम पे भी था। कुपोषण को उस टाइम पे फिगर मेंटेनेंस के साथ जोड़ा गया था। आज यदि प्रधानमंत्री को इतना विश्वास है अपने किए हुए काम पे, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं गुजरात का बेटा हूं, मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। गुजरात का बेटा बोल के वो पूरे देश को गाली दे रहे हैं। लेकिन एक मिनट पूरी सुन लीजिए। उसके बाद मंदिर क्यों गए? मंदिर किसने बनाया? अरे जापान के प्राइम मिनिस्टर को जिस मस्जिद में लेके गए थे वो किस पुरखों ने बनाई थी? नहीं, इस पर बात सवाल ये भी दिक्कत है क्या? सवाल ये कि अगर प्रधानमंत्री इस बारे में बात करते हैं तो दिक्कत है। मैंने ये कहा कि चुनाव प्रचार में इतिहास की बात नहीं, सवाल ये है ना कि गुजरात के विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ा जाता है और गुजरात में जब चुनाव होते हैं वही विकास मॉडल जाता है। शर्मा जी इसका जवाब देंगे। शर्मा जी जवाब दें। बनारस के लोग ये कह सकते हैं कि ये गुजरात का आदमी यूपी की धरती पर कहां से आ गया? यूपी के बेटे को जीतना चाहिए बनारस। ये भारत की, क्या भारत की एकता अखंडता के लिए कोई? शर्मा साहब, विकास कहां है चर्चा के बीच में? अनुराग जी अभी सुन लीजिए, एक मिनट बोले दीजिए। अभी ये कह रहे थे गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। गुजरात की जीडीपी ग्रोथ 10 से 12% के बीच है। देश की जीडीपी का 7.8% की भागीदारी है। कृषि विकास दर 12% है। 0% ब्याज पर जो है किसानों को वहां ऋण मिल रहा है। खाद्य उत्पादन जो कभी वहां 47 लाख टन था 63 लाख टन है। 21 लाख टन जहां पर फल का उत्पादन था 46 लाख टन हो रहा है। 2 लाख टन जहां मसाला का उत्पादन होता था आज 8 लाख टन हो रहा है। खाद्य उत्पादन 16 लाख मैट्रिक टन हो रहा है। दूध उत्पादन 4 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है, 75 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो रहा है। मैं आपको एक नंबर से सारे आंकड़े गिना सकता हूँ। आलोक जी चलिए आंकड़ों पे नहीं जाते क्योंकि दोनों पार्टी अपने आज इनको ये जो बैठे हैं ये मोदी विरोधी चश्मा लगा के जो बैठे हुए हैं। शर्मा जी अशोक जी हर कोई अपने अपने तरीके से आंकड़ों की जादूगरी करके अपने आंकड़े पेश करता है। बहुत सारे लूपहोल्स उसमें रहते हैं। लेकिन आलोक जी आज मंदिर के रजिस्टर में क्या हो गया भाई? ये बीजेपी का जो डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी करतूत है। अच्छा। माननीय राहुल गांधी जी ने, मनोज त्यागी किसके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं? किसने कहा कि मनोज त्यागी जी ने लिखा है? वो तो कह रहे हैं उनकी हैंडराइटिंग नहीं, उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, उनके सिग्नेचर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मनोज त्यागी जी माननीय राहुल गांधी जी के तमाम वहां के दौरों में साथ रहे हैं, उनका नाम लिखकर उन्होंने किया है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, कोई भी मीडिया चैनल जो है वो राहुल गांधी जी ने रियल एंट्री की है उसको क्यों नहीं दिखा रहे? क्या एक व्यक्ति 2-2 जगह एंट्री करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुद्दा कोई नहीं मिल रहा है, चुनाव हार रही है। अभी किसानों पर बात करता हूं मैं आपसे। कौन है? मैं बता, अरे भाई मेरा नाम वहां पर लिख के है।
अरे भाई शर्मा जी आप मुझे प्रभारी है या नहीं है? अरे भाई वहां पर मेरा नाम लिख दे तो क्या मैंने एंट्री कर दी क्या? मेरी हैंडराइटिंग तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बाहर लाओ ना उसको, गिर जाएगा। आप बाहर लाओ, बयान दिलाओ। बिल्कुल हम ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। दूसरा मुद्दा भी जो बार बार कह रहे थे 12%, 14%, मुझे केवल ये बताइए अगर इतना विकास हुआ तो मोदी जी को वहां दर दर भटकना क्यों पड़ रहा है? 45 दिन में 5 बार रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? वहां पर 50 मंत्री क्यों है? 150 सांसद नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कपास का किसान रो क्यों रहा है? मूंगफली का किसान। आलोक जी इस पर चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत वक्त है, अभी पूरे इलेक्शन में इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता ही रहेगा। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।